हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट हेयर लॉस एंड मेनली हम आज बात कर रहे हैं मेल एंड फीमेल पैटर्न हेयर लॉस की। और मेल और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस किस तरह होता है एंड इसमें हम क्या ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं, कौन से ट्रीटमेंट किस तरह से काम करते हैं। अगर आप इन चीज़ों को जानेंगे तो शायद आप इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा खुल के आराम से अपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले सकें। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे होता है मेल एंड फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पैटर्न हेयर लॉस होता क्यों है और क्या होता है? पैटर्न हेयर लॉस होता है किसी एक पैटर्न में हेयर लॉस होना। ये अलग अलग पैटर्न्स हो सकते हैं। मेल्स के केस में ये 7 तरह के पैटर्न्स होते हैं एंड फीमेल्स के केस में भी इसी तरीके से 5 से 6 तरीके से होता है। तो मेल्स के केस में जो हेयर लॉस होता है मेनली पैटर्न हेयर लॉस में, तो आपके एंगुलर हेयर लॉस हो सकता है, फ्रंटल हेयर लॉस हो सकता है। तो इसके 4 ग्रेड्स होते हैं जो पीछे तक जाते जाते हैं। नाउ द 5th ग्रेड में हमारा क्या होता है कि क्राउन में भी हेयर लॉस होने लगता है। 6th में ये यहाँ से भी हेयर लॉस होते होते पीछे तक आ जाता है और क्राउन भी इतना बड़ा हो जाता है कि आपस में मिलने लगता है। एंड लास्ट ग्रेड जो होता है जिसे हम 7th ग्रेड बोलते हैं, उसमें पूरा एक कहना चाहिए कि पूरा हेयर लॉस का एक कटोरा जैसा जो लोगों में बन जाता है। आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोगों में, जैसे कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जिनके बारे में आप जानते हो, जैसे गांधी जी हो गए। तो दैट इज़ ग्रेड 7 हेयर लॉस। एंड नाउ इन केस ऑफ फीमेल, जो पैटर्न हेयर लॉस होता है फीमेल में, वो आजकल बहुत कॉमनली जो हम लोग देख रहे हैं, एक तो सेंट्रल एलोपेशिया दिखाई देता है और दूसरा टेम्पोरल हेयर लॉस फीमेल्स के केस में बहुत कॉमनली दिखाई देने लग गया है आजकल। और ये बड़ी ही टेंशन की प्रॉब्लम है इन केस ऑफ फीमेल कि आजकल उनके केस में फीमेल पैटर्न हेयर लॉस काफ़ी तेज़ी से राइज कर रहा है, जितना कि मेल्स के केस में नहीं कर रहा है। तो ऐसा फीमेल पैटर्न हेयर लॉस हम पहले नहीं देखते थे, बट आजकल हमें बहुत कॉमनली दिख रहा है। मे बी इसके कॉजेज़ हो सकते हैं स्ट्रेस और अदर कॉजेज़ पे हम आज बात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ में 2 कॉजेज़ हैं जो पैटर्न हेयर लॉस के मेन कारण होते हैं। एक एंड्रोजेनिक रिस्पॉन्स और दूसरा होता है जेनेटिक रिस्पॉन्स। तो ये दोनों रिस्पॉन्स क्या होते हैं? एंड्रोजेनिक रिस्पॉन्स में किसी भी पेशेंट में एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाना, मतलब टेस्टोस्टेरोन का जो नॉर्मल लेवल है उससे काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल लेवल उसके ब्लड में मिलेगा। अगर हम टेस्ट कराएंगे तो टेस्टोस्टेरोन काफ़ी बढ़ा हुआ मिलेगा। नाउ दूसरा होता है जेनेटिक रिस्पॉन्स। इस केस में अगर हम टेस्टोस्टेरोन को अगर हम देखेंगे लेवल को, तो ये बिल्कुल नॉर्मल मिलेगा, मतलब लगेगा कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ा ही हुआ नहीं है। फिर भी हेयर लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ जेनेटिकली जो हेयर का रूट है, वहाँ पे जो रिसेप्टर्स हैं, दे आर मोर प्रोन टू अटैच, मतलब वहाँ पर टेस्टोस्टेरोन के अटैच होने के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द एंड्रोजन रिस्पॉन्स, जो एंड्रोजन फैक्टर है उसके कंपैरिजन में। नाउ ये दोनों चीज़ें क्या करते हैं, एंड्रोजन फैक्टर और जेनेटिक फैक्टर, ये दोनों ही एंड्रोजन रिस्पॉन्स को बढ़ाते हैं। और एंड्रोजन रिस्पॉन्स क्या है? यहाँ पर हमारा जो टेस्टोस्टेरोन है, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे, ये मेल हार्मोन है और फीमेल्स के केस में भी बहुत कम लेवल पे पाया जाता है। ये जो हार्मोन है ये डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होने लगता है बहुत तेज़ी से। इन दोनों रिस्पॉन्स जब इसके ऊपर काम करते हैं, एंड्रोजन एज वेल एज जेनेटिक। कोई केस ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें दोनों ही फैक्टर पॉजिटिव हो, तो वो बहुत तेज़ी से गंजे होते हैं। ऐसा इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। किसी पेशेंट में 35 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में हेयर लॉस चालू होता है, तो उसमें सिर्फ जेनेटिक फैक्टर काम कर रहा है। किसी पर्सन में अर्ली एज में हेयर लॉस चालू हो जाता है, 18 साल की उम्र से भी, तो उसमें एंड्रोजन रिस्पॉन्स होता है। लेकिन दोनों में ही स्लो हेयर लॉस होता है और ये 40 साल की उम्र तक पूरी तरीके से ग्रेड 7 तक पहुंचते हैं। नाउ कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें दोनों फैक्टर पॉजिटिव होते हैं, एंड्रोजन एज वेल एज जेनेटिक। इन केसेस में क्या होता है कि वो 22 साल की उम्र में ही पूरी तरीके से गंजे हो जाते हैं। तो ये सबसे खतरनाक एलोपेशिया माना जाता है जिसमें दोनों ही फैक्टर पॉजिटिव हो। और किसमें कौन सा फैक्टर पॉजिटिव होगा ये आप पहले से नहीं बता सकते। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है हर किसी के केस में। तो ये दोनों फैक्टर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्जन, एंड्रोजन फैक्टर एज वेल एज जेनेटिक फैक्टर, टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्जन डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कराते हैं बाय पर्टिकुलर हार्मोन जिसे 5 अल्फा रिडक्टेज बोलते हैं। ये हार्मोन जो है
इस कन्वर्जन को बढ़ा देता है इन दोनों के रिस्पॉन्स में। नाउ जो हमारा डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है वो क्या काम करता है, ये जानना सबसे इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर मैं लेमेन्स लैंग्वेज मतलब हिंदी की लैंग्वेज में समझाऊँ तो सबसे पहले जो हमारा डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है वो ब्लड में कैल्सिफिकेशन चालू कर देता है। मान लीजिए आपकी ब्लड वेसल है तो इसमें यहाँ पर चारों ओर वो कैल्शियम का डिपोजिशन चालू कर देगा, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम होने लगता है टू द हेयर। जो हेयर की ब्लड सप्लाई है उसमें पहला प्रॉब्लम होता है कैल्सिफिकेशन करना। सेकंड जो ये डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन काम करता है वो ब्लड की वेसल्स को थिक करना चालू कर देता है। तो थिकनिंग के कारण यहाँ पे ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होने लगती है। एंड जो लास्ट है जो काम ये करता है, ये रूट के चारों ओर, हेयर के रूट के चारों ओर फाइब्रोसिस मतलब एक तरह की लेयर बना देता है, जिससे कि ब्लड वेसल्स वहाँ पे नई नहीं बन पाए, ताकि उसको सप्लाई ना हो पाए। तो ये तीनों चीज़ें डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन करता है। नाउ इन तीनों चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि ब्लड सप्लाई जो है हेयर रूट को कम हो गया। जब हेयर रूट को ब्लड सप्लाई कम होता है तो उससे ऑक्सीजन भी उसे कम सप्लाई होती है, और जब ऑक्सीजन कम सप्लाई होती है तो हेयर में क्या चेंजेस आते हैं, चेंजेस आते हैं कि हेयर जो है वो एक थिन हो जाता है, बिल्कुल पतला सा हेयर हो जाता है, और उसका जो कलर है वो जो ब्लैक कलर से वाइट की तरफ जाने लगता है, मतलब वो कलरलेस हो जाता है और लेस कलरफुल होता है एज कम्पेयर टू अ ब्लैक हेयर। एंड और उसका जो लस्टर है वो भी आप देखेंगे कि कम होने लगता है, मतलब जो चमक है वो भी घटने लगती है। तो ये हो गया आपका पैटर्न हेयर लॉस का कॉज कि किस तरह होता है। अब इस पैटर्न हेयर लॉस को क्या क्या चीज़ें बढ़ाती हैं ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, बिकॉज हर पेशेंट मुझसे यही पूछता है कि सर मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा हेयर लॉस किसी तरह नेचुरली रुक जाए। तो सबसे पहला काम जो आप कर सकते हो वो स्ट्रेस को कम कर सकते हो। स्ट्रेस जो है एंड्रोजन रिस्पॉन्स और जेनेटिक रिस्पॉन्स दोनों को ही बढ़ा देता है, जिसके कारण जो डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्जन है वो और तेज़ी से बढ़ जाता है। तो एक चीज़ जिसे आप रुक सकते हैं वो स्ट्रेस। क्या फूड का कोई इंपॉर्टेंस है हेयर लॉस में? मेल्स के केस में नहीं, ऐसा कोई भी फूड नहीं है जो आप खा के इस हेयर लॉस को रोक सकते हैं, बिकॉज ये जेनेटिकली हो रहा है और डेली हो रहा है। तो ऐसा कोई खाना नहीं है कि आप खाएं और इससे ये कम हो जाए। नाउ फीमेल्स के केस में फूड इम्पोर्टेंस हो सकता है। तो स्ट्रेस तो दोनों में ही केस में आपको कम करना है, मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही। नाउ फीमेल्स के केस में फीमेल्स ईस्ट्रोजन रिच फूड खा सकती हैं। जो ईस्ट्रोजन रिच फूड होता है वो क्या होता है, जैसे कि सोयाबीन हो गया एंड अदर फूड्स विच आर रिच इन एस्ट्रोजन। व्हाट दे डू, ईस्ट्रोजन का लेवल जब बढ़ता है तो ये यूथ हार्मोन है फीमेल के लिए, और ये हेयर लॉस पे भी काम करता है, हेयर लॉस को कम करता है। तो अगर आप ईस्ट्रोजन रिच फूड खाते हैं तो ये आपका नॉर्मलाइज होने लगता है, हेयर लॉस में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तो नाउ द थर्ड थिंग इज़ कि अब दवाइयाँ हम कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे वो दवाइयाँ काम करती हैं इन पूरे ही कहना चाहिए चेन ऑफ हेयर लॉस में। तो सबसे पहले आता है हमारा फेनेस्ट्राइड, जो डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बनता है टेस्टोस्टेरोन से। तो इस कन्वर्जन में एक पर्टिकुलर एंजाइम लगता है जिसे 5-अल्फा रिडक्टेज बोलते हैं, इसको ब्लॉक करता है हमारा फेनेस्ट्राइड और ड्यूटेस्ट्राइड। तो ये दोनों ही जो मॉलिक्यूल हैं इसको कन्वर्जन को रोक देते हैं, लेकिन जब तक आप इस दवाई को खाएंगे तब तक ये कन्वर्जन रुका रहेगा, और जिस दिन आपने दवाई को खाना बंद किया तो कन्वर्जन तुरंत चालू हो जाता है और आपका हेयर लॉस फिर से चालू हो जाता है। तो मतलब द डे यू स्टॉप फेनेस्ट्राइड और ड्यूटेस्ट्राइड योर हेयर लॉस विल स्टार्ट अगेन। नाउ अब मिनॉक्सिडिल, बायोटिन और पीआरबी पे आ जाते हैं। तो बायोटिन का इस केस में ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये पैटर्न हेयर लॉस है, ये जीन्स के कारण हो रहा है या फिर इंक्रीज हार्मोन के कारण हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप बायोटिन खाते भी हैं तो ये हार्डली 5 to 10% काम करता है, इससे ज़्यादा नहीं। नाउ द थर्ड थिंग इज़ पीआरपी एंड मिनॉक्सिडिल। ये दोनों क्या करते हैं, दोनों ही ब्लड वेसल सप्लाई को बढ़ाते हैं। मिनॉक्सिडिल ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को अच्छा करता है स्कैल्प पे डेली लगाने पर, और उसकी सप्लाई बढ़ने से हेयर वापस से थिक होने लगता है, और जो थिन हेयर्स हैं या फिर जो डॉर्मेंट हेयर हैं जो बिल्कुल ही उग नहीं रहे हैं वो भी उगने लगते हैं। लेकिन मिनॉक्सिडिल के साथ क्या प्रॉब्लम है, इसमें रेजिस्टेंस बहुत जल्दी आता है, मतलब
5 या 6 महीने बाद ये आप पे काम करना बंद कर देता है, या तो मैक्सिमम 1 साल पे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की टेंडेंसी होती है किसी भी दवाई को रिजेक्ट करने की। जैसे ही आप उसे लगाते हैं तो कुछ ही महीनों में बॉडी उस मॉलिक्यूल को पहचान लेती है और कहती है ये फॉरेन मॉलिक्यूल है, ये मेरे अंदर क्यों डाला जा रहा है, और उसे वो रिजेक्ट करना चालू करती है, जिससे कि आपका हेयर लॉस वापस से चालू हो जाता है। इसे कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंस। नाउ द लास्ट थिंग इज पीआरपी। पीआरपी कैसे काम करता है? पीआरपी में हम आपके ब्लड को लेते हैं, उसमें से प्लेटलेट्स निकालते हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कंसनट्रेटेड प्लेटलेट्स एक साथ डालते हैं। प्लेटलेट्स वहाँ पे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को बढ़ाते हैं और हेयर को हेल्दी बनाते हैं। और ये जो प्लेटलेट्स हैं ये कम से कम और मिनिमम ड्यूरेशन जो है 1 महीने तक ये लगातार काम करते रहते हैं। तो फ़ायदा क्या है? आपको डेली ट्रीटमेंट नहीं लेना है, महीने में 1 बार आपको लेना है, और 1 महीने में 1 बार ट्रीटमेंट लेने पे आपको हेयर के जो हेयर लॉस है उसे भूल जाना है। सेकेंड थिंग, ये हेयर को थिक करते हैं, इमीडिएटली काम करना चालू करते हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को इम्प्रोवाइज करते हैं। थर्ड थिंग, ये डेंसिटी को भी बढ़ाते हैं, जो डॉर्मेंट हेयर है उसको ये फिर से जगाते हैं कि आपको ग्रो करना है, और ये वापस से ग्रो करना चालू कर देते हैं। तो फोर्थ थिंग, पीआरपी के केस में बेनिफिट क्या है कि जब आप पीआरपी छोड़ते हैं तो इसका जो रिजल्ट्स हैं मिनिमम 3 to 6 मंथ्स तक स्टे करते हैं, जो नॉर्मली अदर ट्रीटमेंट के साथ बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि आप जब फिनेस्ट्राइड या मिनॉक्सिडिल छोड़ते हैं तो 1 महीने या फिर इवन इन 15 days एवरीथिंग बिकॉज ऑफ मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड गोज, तो इमीडिएटली सारा का सारा ख़त्म हो जाते हैं। नाउ देर आर न्यू थिंग्स विच आर कॉल्ड सीरम्स, जो हेयर सीरम्स जिसके बारे में आजकल बहुत सुनते हैं हम, प्रोकापिल और कैपेक्सिल, जो आजकल मिनॉक्सिडिल के साथ मिला के बेचे जा रहे हैं। तो ये जो सीरम्स हैं इनका भी शॉर्ट टर्म ही लाइफ है, ये भी एंड्रोजन रिस्पॉन्स को ही रोकते हैं, बट इनका जो रिस्पॉन्स है ये काफ़ी कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और कहना चाहिए कि ये मिनॉक्सिडिल से भी कम काम करते हैं। तो महंगे आते हैं बट मिनॉक्सिडिल से कम काम करते हैं। डॉक्टर क्यों लिखते हैं? बिकॉज उनकी मजबूरी है, क्योंकि पेशेंट को कुछ ना कुछ तो चाहिए हेयर लॉस के लिए, और कभी किसी पे मिनॉक्सिडिल ज़्यादा काम करता है और कभी किसी पे सीरम्स ज़्यादा काम करते हैं। इसलिए डॉक्टर कभी भी ये नहीं कर सकते कि सीरम महंगा है और कम काम कर रहा है तो लिखना बंद कर दें। दैट इज़ नॉट अ केस। नाउ these are all the things which happens in hair loss. मे बी ये आपके केस में भी हो रही हो, तो आप हमसे आके मिल सकते हैं। वी विल हेल्प यू आउट इन हेयर लॉस बाय गिविंग यू द प्रॉपर सॉल्यूशन which is more better by without wasting the money and time. So this is all about hair loss, and you can meet us at Skincare Clinic, Bhopal. So thank you very much.